अन्य ग्रहों के उपनिवेश की संभावना एक ऐसा मामला है जो कई वर्षों से लोगों के दिमाग में रहा है। भविष्य में एक बार जब हम अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं तो हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आगे बढ़ेंगे, रास्ते में नए जीवन के साथ उनमें रहेंगे और इन नए ग्रहों को पृथ्वी जैसा बदलेंगे। मनुष्यों द्वारा उपनिवेश किए गए सैकड़ों या हजारों ग्रहों की कल्पना कीजिए। अंतरिक्ष में हमारी यात्रा के प्रक्षेप वक्र के साथ जीवन खिलेगा और अंततः आकाश गंगा सुंदर पृथ्वी से भरी जाएगी। लेकिन हम ऐसा परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह आपको छोटे से शुरू करना होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगले दशक में मानवता हमारे सौर मंडल का उपनिवेश शुरू कर सकती है? आज हम एक पड़ोसी ग्रह की ओर जा रहे हैं, यह पता लगाने के लिए कि क्या मार्स पर जीवन संभव है। पहली नजर में लाल ग्रह, जो पृथ्वी से केवल 7 महीने दूर स्थित है, मंगल ग्रह के निवास के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है। इस ग्रह पर कोई नदी नहीं है, कोई ताजी हवा नहीं है, कोई भोजन नहीं है। सतह पर गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी की तुलना में 2 गुना छोटा है, जिससे समय के साथ मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहां के वातावरण में मनुष्यों के लिए विषाक्त कई गैसें होती हैं, इसलिए ऑक्सीजन द्रव्यमान आवश्यक होगा। कम वायुमंडलीय दबाव और निरंतर सौर विकिरण के कारण कोई व्यक्ति बिना अंतरिक्ष सूट के सतह के चारों ओर नहीं चल पाएगा। तो मार्स पर पहले लोग और उसके बाद के उपनिवेशवादी ऐसी कठोर परिस्थितियों में कैसे जीवित रह सकते हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन के मामले से निपटते हैं। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है। अप्रैल 2021 में मार्स रोवर दृढ़ता ठोस ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया के माध्यम से मोक्सी नामक एक उपकरण का उपयोग करके वायुमंडल से ऑक्सीजन निकालने में कामयाब रहा। सिद्धांत रूप में मोक्सी निकट भविष्य में पृथ्वी पर पेड़ों के समान कार्य कर सकता है। चूंकि इस प्रकार की तकनीक पहले से मौजूद है, इसलिए यह भविष्य की कॉलोनी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाने का मामला है। जहाज जो पहले उपनिवेशवादी को लाएगा, उसे पानी पुनर्चक्रण प्रणाली से सुसज्जित होने की उम्मीद है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को थोड़ी आजादी देता है, जबकि वे पानी के स्रोतों की खोज करते हैं। हम जानते हैं कि मंगल पर सौर मंडल के प्रारंभिक विकास के दौरान पानी था। पिछले अभियानों में पहले ही खनिज और मिट्टी की संरचना के हिस्से के रूप में पानी मिला है, जो वर्तमान में खोजा गया है और विश्वसनीय रूप से पुष्टि की गई है। मार्स पर पानी की मात्रा मुख्य रूप से परमाफ्रॉस्ट की निकट सतह परत में केंद्रित है, दर्जनों न कि सैकड़ों फीट मोटाई के लिए। यह बर्फ ज्यादातर ग्रह की सतह के नीचे है, क्योंकि यह वर्तमान जलवायु में स्थिर नहीं रह सकती। एकमात्र जगह पर्याप्त ठंडी है कि यह बर्फ पूरे वर्ष रहने के लिए वह ध्रुव है जहां बर्फ तथाकथित ध्रुवीय टोपी बनाती है। उन क्षेत्रों में बर्फ की कुल मात्रा 1.2 मिलियन क्यूबिक मील होने का अनुमान है। पृथ्वी पर ताजे पानी की झीलों और नदियों का कुल मिलाकर लगभग 24,000 क्यूबिक मील है। यदि बर्फ पिघलती है तो यह मार्स की पूरी सतह को 115 फुट की पानी की परत से ढक सकती है। 2018 में ग्रह की जांच के बाद मार्स के अंतरिक्ष यान ने मार्स पर एक उपहिमीय झील की उपस्थिति की खोज की। दक्षिण ध्रुवीय टोपी की बर्फ के नीचे 1 मील गहराई, व्यास में लगभग 10 मील है। यह मार्स पर पानी का पहला ज्ञात स्थायी निकाय बन गया और 2021 में ईएसए उपग्रह एक्सोमार कई दर्जन फीट की गहराई में झांकने में सक्षम ने तथाकथित मार्स ग्रैंड कैनियन में पानी के बड़े जमा की खोज की। वर्तमान में यह मंगल पर अब तक का सबसे सुलभ जल स्रोत है, जिससे वेल्स मैरिनस कैनियन नेटवर्क लाल ग्रह पर हमारी पहली कॉलोनी के लिए एक अच्छी जगह बन जाता है। अंतरिक्ष यान से लगातार आपूर्ति नहीं होगी, इसलिए कॉलोनी को खाद्य फसलें उगानी होंगी। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया के बारे में बहुत आशावादी हैं, क्योंकि ग्रह की ऊपरी क्रस्ट की संरचना है।
मंगल मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। एक बार जब हमारे पास हवा, पानी और भोजन की स्थिर आपूर्ति हो जाती है, तो हम उपलब्ध सामग्रियों से कॉलोनी बनाने के लिए एक उत्कृष्ट मंच बनाएंगे। मार्टियन मिट्टी आश्रय निर्माण के लिए उपयुक्त सामग्री हो सकती है, जो विकिरण और धूल के तूफान से बचाएगी। हमारे लिए सबसे सुविधाजनक मेगा 3D प्रिंटर का उपयोग करके निर्माण करना होगा। यह तकनीक पृथ्वी पर इस्तेमाल हो रही है और मंगल ग्रह जैसी कठिन स्थिति में भी उपयोगी हो सकती है। पहली कॉलोनी के लिए अनुकूल रहने की स्थिति बनाने हेतु सभी आवश्यक प्रावधान और उपकरण अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान द्वारा शुरू में पहुंचाए जाएंगे। लेकिन हम इस ग्रह पर कैसे पहुंचेंगे? जैसा कि हम बोलते हैं, उपयुक्त जहाजों को बनाने के लिए कई परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं और वर्तमान में स्पेसएक्स स्टारशिप प्रगति के मामले में अग्रणी है। इस साल दिसंबर की शुरुआत तक स्टारशिप को अपनी पहली कक्षीय परीक्षण उड़ान पर लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च वाहन बहुत भारी भार उठाएगा। रॉकेट और जहाज दोनों पुनः प्रयोज्य हैं और पृथ्वी की कक्षा में ईंधन भरे जा सकते हैं। गंतव्य पर पहुंचने के बाद यह मार्स के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर ईंधन भरेगा, जो सुविधाजनक है। ये कारक क्रमशः उत्पादन लागत और माल परिवहन लागत को बहुत कम करते हैं। कॉलोनी को बिजली के स्रोत की भी आवश्यकता होगी। सब कुछ, यहां तक कि हवा, पानी और भोजन जैसे बुनियादी चीजों को काम करने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से मार्स में ड्यूटेरियम का बहुत बड़ा भंडार है। ड्यूटेरियम, जिसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं का ईंधन है। भारी हाइड्रोजन से 0.03 तरल ऑन्स तरल ईंधन की कल्पना करें। 20 टन कोयले के रूप में ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। हमें कॉलोनी विकसित करने के लिए केवल फ्यूजन रिएक्टर चाहिए। रिएक्टरों की बात करें तो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी में सफलता हासिल की। वैज्ञानिक थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने में कामयाब रहे। लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या यह कॉलोनी आत्मनिर्भर हो सकती है? एक समय आएगा जब मार्स को पृथ्वी की आवश्यकता नहीं रहेगी, जैसे अमेरिका ने क्रांतिकारी युद्ध से पहले किया। क्या इसका मतलब है कि जीवन स्वयं आत्मनिर्भर होगा? नहीं। जबकि हम ग्रीन हाउस में ग्रह पर अपना खुद का भोजन उगाने में सक्षम होंगे, जंगली जानवरों, पक्षियों, मछलियों, नदियों, महासागरों के बारे में क्या? इसलिए कई मायनों में टेराफॉर्मिंग एक आवश्यकता बन जाता है। टेराफॉर्मिंग अनिवार्य रूप से एक और पृथ्वी बनाने की प्रक्रिया है। सामान्य सहमति यह है कि वैश्विक उपनिवेश के लिए टेराफॉर्मिंग की आवश्यकता है और वैश्विक उपनिवेश की आवश्यकता है टेराफॉर्मिंग के लिए। ये अवधारणाएं हाथ से चलती हैं। इसलिए चलो टेराफॉर्मिंग प्रक्रिया को चरणों में तोड़ दें, जो मार्स पर जीवन को स्थलीय जीवन के बहुत करीब ला सकते हैं। चरण 0 पर हम जो पहले यहां आते हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के साथ अंतरिक्ष सूट में रह सकते हैं। इस स्तर पर हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे कि 133 DGF तक कम तापमान, विषाक्त गैसों से भरा वायुमंडल, बहुत कम वायुमंडलीय दबाव जो पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव के 1% से कम की तुलना में है, और निश्चित रूप से ब्रह्मांडीय किरणें मार्स की सतह पर सब कुछ प्रवेश करती हैं। बात यह है कि मार्स में बहुत कम चुंबकीय क्षेत्र नहीं है जो हमें विकिरण से बचा सकता है। संदर्भ के लिए, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का विकिरण का जोखिम 40 गुना कम है। अगले चरण में हम ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जहां सिर्फ ऑक्सीजन मास्क के साथ बिना सूट के बाहर जा सकें। ऐसा करने के लिए हमें वायुमंडल के विकिरण, तापमान और घनत्व का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल ग्रह की परावर्तन कम करने से हम सूर्य के प्रकाश का बेहतर उपयोग कर सकेंगे, जिससे वातावरण गर्म होगा। यह मार्स, चंद्रमा, फोबोस और डेमो से गहरे रंग की धूल फैलाकर प्राप्त किया जा सकता है,
जो सौर मंडल के सबसे अंधेरे खगोलीय निकायों में से हैं। विकल्प डार्क एक्ट्रोमोफाइल माइक्रोबियल जीवन रूपों जैसे लाइचेन, शैवाल और बैक्टीरिया को पेश करना है। इस तरह सतह अधिक सूर्य की रोशनी को सोखेगी, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा। यदि शैवाल या किसी अन्य प्रकार के वनस्पति की जड़ बनी हुई है, यह वायुमंडल में थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी पेश करेगा, हालांकि मनुष्यों के लिए बिना सहायता के सांस लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। अप्रैल 2012 में वैज्ञानिकों ने बताया कि लाइचेन बच गया और मार्स सिमुलेशन लैब में मार्टियन परिस्थितियों में 34 दिनों के सिमुलेशन के दौरान प्रकाश संश्लेषक गतिविधि की अनुकूली क्षमता के संबंध में उल्लेखनीय परिणाम दिखाए। कहा जाता है कि मंगल सौर मंडल में दूसरा सबसे अंधेरा ग्रह है। यह 70% से अधिक सूर्य की रोशनी अवशोषित करता है, इसलिए और अधिक मंद करने की बहुत कम गुंजाइश है। इस पद्धति के साथ एक और समस्या नियमित मंगल ग्रह धूल के तूफान हैं। वे एक समय में कई हफ्तों तक पूरे ग्रह में फैलते हैं और न केवल परावर्तन बढ़ाते हैं, बल्कि सूर्य की रोशनी को सतह तक पहुंचने से भी अवरुद्ध करते हैं। धूल बसने के बाद वह जो भी छूती है उससे चिपक जाती है, सूर्य की रोशनी के पहले सतह पर जमा कुछ भी अस्पष्ट करती है। मार्स के टेराफॉर्मिंग में एक दूसरे से जुड़े 3 प्रमुख परिवर्तन होंगे। एक चुंबक मंडल का निर्माण, एक वायुमंडल का निर्माण और तापमान में वृद्धि होगी। मार्स का वायुमंडल अपेक्षाकृत पतला है और इसका सतह का दबाव बहुत कम है, क्योंकि इसका वायुमंडल ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। जब मार्स गर्म होने लगता है तो CO2 सतह के पास थर्मल ऊर्जा को रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा जैसे जैसे यह गर्म होता है, ग्रह ध्रुवों पर जमे हुए भंडार से अधिक CO2 को वायुमंडल में छोड़ा जाना चाहिए, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है। वातावरण में सुधार करने और बाद में ग्रीन हाउस प्रभाव बनाने का एक और तरीका अमोनिया, मीथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन का परिचय है। अमोनिया और हाइड्रोकार्बन के बड़े जमा टाइटन जैसे छोटे खगोलीय निकायों पर जमे हुए पाए गए हैं, जो सौर मंडल की परिक्रमा करते हैं। इन या इसी तरह की छोटी वस्तुओं के कक्षीय आंदोलन को पुनर्निर्देशित करना संभव हो सकता है, जिसमें उपरोक्त पदार्थों की बड़ी मात्रा होती है ताकि वे मार्स से टकराते हैं, जिससे उन्हें मार्टियन वायुमंडल में छोड़ दिया जाए। भले ही हम इसकी रिलीज रोकने का तरीका खोज लें, मीथेन सीमित समय के लिए मार्टियन वायुमंडल में मौजूद हो सकता है और फिर नष्ट हो जाता है। संभवतः यह गैस अंततः उसी प्रक्रियाओं के माध्यम से समाप्त हो जाएगी जो मार्स को अपने मूल वातावरण के अधिकांश हिस्से से छीन देती है, लेकिन माना जाता है कि इन प्रक्रियाओं में सैकड़ों लाखों वर्ष लगे हैं। अभी भी जाना जाता यौगिक जो हम कई वर्षों से अपने ग्रह पर उत्पन्न कर रहे हैं, हमारी सहायता में आ सकते हैं। शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें जैसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड, क्लोरोफ्लुओरोकार्बन या पैराफ्लुओरोकार्बन मंगल पर तापमान बढ़ाने और जलवायु स्थिरता बनाए रखने के प्रारंभिक साधन के रूप में प्रस्तावित हैं। ये गैसें CO2 से हजारों गुना अधिक मजबूत ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि इन गैसों के लगभग 0.3 माइक्रोबार को CO2 से भरे ध्रुवीय ग्लेशियरों को पिघलने के लिए मार्टियन वायुमंडल में इंजेक्ट करने की आवश्यकता होगी। यह 1972 से 1972 तक पृथ्वी पर उत्पन्न CO गैसों के द्रव्यमान के लगभग 3 गुना के बराबर है, जब उनके उत्पादन को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। तापमान को बनाए रखने के लिए इन यौगिकों का निरंतर उत्पादन आवश्यक होगा, क्योंकि वे सूर्य के प्रभाव में नष्ट होते हैं। यह गणना की गई है कि वार्षिक रूप से 170 किलोटन इष्टतम ग्रीन हाउस यौगिकों की शुरुआत ग्रीन हाउस प्रभाव को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि इन सभी प्रयासों के साथ भी सुरक्षात्मक वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र की कमी के कारण सौर हवा द्वारा वायुमंडल को कटाव से बचाना मुश्किल होगा। मार्स को टेराफॉर्मिंग करने के प्रमुख पहलुओं में से एक वर्तमान और भविष्य दोनों के वातावरण को अंतरिक्ष में फैलाने से बचाना है। कुछ वैज्ञानिकों का सुझाव है कि कृत्रिम ग्रह चौड़े चुंबक मंडल बनाने से इस समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है। राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर साइंस संस्थान के जापानी वैज्ञानिकों के अनुसार
यह आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग से ठंडा अक्षांश सुपर कंडक्टिंग रिंगों की एक प्रणाली का निर्माण करके प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक में पर्याप्त मात्रा में प्रत्यक्ष धारा ले जाते हैं। दिए गए तर्क के अनुसार प्रणाली के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए इसे गृह ऊर्जा संचरण और भंडारण प्रणाली के रूप में उपयोग किया जा सकता है। फरवरी 2017 के अंत में गृह विज्ञान विजन 2050 कार्यशाला के दौरान नासा वैज्ञानिक जिम ग्रीन ने ग्रह और सूर्य के बीच एक चुंबकीय द्विध्रुव क्षेत्र रखने की अवधारणा का प्रस्ताव रखा, ताकि इसे उच्च ऊर्जा वाले सौर कणों से बचा जा सके। मंगल ग्रह की लगभग 320 त्रिज्या पर लैग्रेंज बिंदु L1 पर स्थित एक विशाल चुंबक की कल्पना करें, जो एक कृत्रिम चुंबक मंडल बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बराबर होना चाहिए। यह 1-2 टेस्ला मैग्नेट से प्राप्त किया जा सकता है। कक्षा में ढाल को रखने के बाद यह ग्रह को पर्यावरण को बहाल करने और वाष्पीकरण रोकने देगी। एक और अद्वितीय संरचना पर विमर्श करें। पश्चिम वर्जीनिया के आकार के एक विशाल दर्पण की कल्पना करें, जो पतली एल्यूमिनाइज्ड फिल्म से बना है। इस तरह का दर्पण मार्स के चारों ओर कक्षा में रखा जा सकता है, ताकि उसकी कुल एक्सपोजर बढ़ाई जा सके। यह ग्रह की सतह पर अधिक सूर्य की रोशनी निर्देशित करेगा, जिससे तापमान में वृद्धि हो सकती है। 77 मील की त्रिज्या के साथ एक दर्पण को एक उपग्रह के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। ग्रह ध्रुवों के पास स्थित मंगल के सापेक्ष एक स्थिर स्थिति में कक्षा में सौर पाल के रूप में अपनी प्रभावकारिता का उपयोग करते हुए बर्फ की टोपी से CO2 जमा को जारी करने के लिए और ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से समग्र वार्मिंग में योगदान देते हैं। वर्तमान में मुख्य बाधा पृथ्वी से बड़े दर्पण लॉन्च करने की कठिन प्रक्रिया है। और अब आखिरकार सभी उपर्युक्त हेरफेरियों के लिए धन्यवाद। हम अंतिम चरण तक पहुंचेंगे, हालांकि उस बिंदु तक की यात्रा में सैकड़ों साल लगने की संभावना है। पौधों को पेश करके, ऑक्सीजन बढ़ाकर और नए बायोम बनाकर हम बिना अतिरिक्त उपकरणों के स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और सांस ले सकते हैं। तो आगे हमारा क्या इंतजार है? लंबे समय तक एक बार उत्पादन खपत की जरूरतों से अधिक हो जाता है। ये कदम प्लैटिनम, सोना, चांदी और अन्य दुर्लभ धातु के निष्कर्षण के लिए एक अच्छा आधार के रूप में काम करेंगे, जो मार्स पर इतना प्रचुर मात्रा में है। मार्स से पृथ्वी तक पहुंचना दूसरे तरीके से बहुत आसान है। इससे भी अधिक आशाजनक है कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट मार्स के निकटता है। बेल्ट में पाया गया एक छोटा क्षुद्र ग्रह चंद्रमा डेक्टाइल 0.8 मील व्यास में है और मानव जाति द्वारा इस्तेमाल की गई तुलना में अधिक लोहे माना जाता है। इन क्षुद्र ग्रहों को मार्स के निकट खनन कर कम खर्च के साथ लाया जा सकता है। ट्रांस एस्ट्रा कॉरपोरेशन और केस जैसी विशिष्ट कंपनियां पहले से ही क्षुद्र ग्रह खनन की विशाल योजना बना रही हैं। मार्स पर एक चौकी केवल चीजों को आसान बनाएगी। हम एक त्रिकोणीय व्यापार मार्ग देख सकते हैं, जैसे 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन, पश्चिम भारत और उत्तरी अमेरिका के बीच मौजूद था। आर्थिक क्षमता बहुत बड़ी है। इनमें से प्रत्येक कदम एक बड़ी चुनौती पेश करता है, लेकिन यह केवल समय की बात है कि लोग मार्स पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करें। और फिर भी हम पहले से ही सोच सकते हैं कि मार्स के सफल उपनिवेश के बाद हमारा क्या इंतजार कर रहा है। क्या हम एक नई आर्थिक प्रणाली बनाने के लिए बड़े पैमाने पर क्षुद्र ग्रहों का खनन शुरू करेंगे? क्या हम अगले ग्रह पर विजय लेने के लिए आगे की यात्रा करेंगे? या शायद हम पड़ोसी प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन बनाते हैं? उत्तर एक ही है, हमें बस छोटा शुरू करने की आवश्यकता है।